हेलो फ्रेंड्स। आज मैं MSD9 से अमेरिका में कहानी का उद्भव और विकास प्रश्न लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया करके आप मेरा जो वीडियो है उसको लाइक तो ज़रूर कर दें। अच्छा लगता है अगर देखा कि वहाँ पे कुछ लोगों ने लाइक किया हुआ है तो एक प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए मैं इस पे व्यू करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सही मायने में जिसे आधुनिक कहानी कहा जाता है उसका जन्म अमेरिका में ही हुआ। आधुनिक कथा से पहले अमेरिका में भी कहानी के तत्व परी कथाओं और लोक कथाओं को लिया गया। अमेरिकी लेखक वाशिंगटन इरविन से ही अमेरिका में कहानी लेखन की शुरुआत गद्य के रूप में माना जाता है। अभी हम जो पहले लेखक हैं वाशिंगटन इरविन, जिनसे कि अमेरिका में गद्य की शुरुआत मानी जाती है, उनके बारे में देखेंगे कि इन्होंने कहानी के आख्यान और शैली को सिरे से बदल डाला। इरविन ने साहित्यिक राष्ट्रवाद के नए राह को खोल दिया, सामाजिक विविधता तथा गतिशीलता के मुद्दे उठाए। ऐसे मुद्दों को उन्होंने खिलंदरपन की लेखन की नई शैली के द्वारा उठाया, जिसमें व्यंग के द्वारा अमेरिकी लोकतंत्र से जुड़े गंभीर प्रश्नों के महत्व को बड़े ही सरल और सहज ढंग से कह दिया। इन्होंने किस्से गोई की कला को कहानी की विषय वस्तु के समक्ष महत्वपूर्ण माना। इन्होंने कहानी को नया मोड़ दिया। ये वक्त ऐसा था जब कहानी का कोई सुस्थापित बाजार का अभाव था। लेखक तथा आलोचक अपनी लेखन क्षमता को जीविकोपार्जन का साधन नहीं बना सकते थे, लेकिन बाजार के अभाव के बावजूद इरविंग तथा कुछ अन्य लेखकों ने कहानी लेखन के पथ पर कदम बढ़ाया। इरविन अमेरिकी कहानी के जनक माने जाते हैं, तो नथैलियन तथा एलन पो ने इन कहानी लेखन को नया आयाम देने का श्रेय दिया जाता है। कहने का मतलब कि जो इरविन है वो कहानी लेखन के जनक हैं अमेरिका में, और जो ये अन्य लेखक हैं नथैलियन तथा एलन पो, ये दोनों ने इस लेखन को श्रेय दिया है, मतलब इसको बढ़ावा दिया है। इन इन दिनों कहानी में कलात्मकता, मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता तथा कहानी की विषय वस्तु का भी विस्तार किया गया। आगे हम देखेंगे जो नथैलियन, जो नाम हमने ऊपर देखा था, उनका पूरा नाम नथैलियन हाथार्ड था। हाथार्ड ने साहस के साथ अपराध बोध, दमन, क्रूरता, अत्याचार और अन्याय के भावों को अभिव्यक्त करने वाली इतिहास आधारित कहानियाँ लिखी। इन्होंने मनोवैज्ञानिक उथल पुथल का विस्तृत वर्णन किया। इनकी शैली में कलात्मकता तथा व्यंग्यात्मक लहजे को देखा जा सकता है। और जो एक अन्य कवि थे या लेखक थे एलन पो, इनकी बात कर ले। इन्होंने रूमानी गाथाओं को महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि के रूप में प्रतिष्ठित किया। एलन पो ने डरावनी तथा जासूसी कहानियों को अपने कहानी लेखन का आधार बनाया। गहरी कलात्मकता को छोटे से वितान में समावेशित करने की क्षमता के चलते कहानी को पो ने उपन्यास से श्रेष्ठ माना। कहने का मतलब कि इन्होंने उपन्यास से कहानी को श्रेष्ठ माना था। और क्यों माना था? क्योंकि एक छोटे से दायरे में कहानी में बहुत सारी चीज़ों को समाहित किया जाता है। तो एलन पो का कहना था कि उपन्यास से कहानी ज़्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ पे अगर हम भारतीय साहित्य की बात करें तो हमारे हिंदी साहित्य में चंद्रकांता जासूसी तथा अय्यारीपूर्ण रचना है, तथा इसके लेखक देवकी नंदन खत्री रूमानी गाथाओं के लेखक माने जाते हैं। मैंने यहाँ पे कोट किया है चंद्रकांता से, चूँकि एलन पो जो थे वो भी जासूसी कहानियों के और रूमानी गाथाओं के लेखक थे, और हमारे हिंदी साहित्य में चंद्रकांता के जो लेखक थे देवकी नंदन खत्री, वो भी रूमानी गाथाओं के लेखक माने जाते हैं। एलन पो की रचनाओं में द गोल्ड बग तथा द ब्लैक कैट है। जो मुख्य रचनाएं हैं, बहुत सारे नाम है उनमें, लेकिन जो थोड़ा आसान नाम था उसे मैंने यहाँ पे लिया है, द गोल्ड बग तथा द ब्लैक कैट। ये अपनी कहानियों को नैतिकता से दूर रखते थे। नैतिक चीज़ें इनकी कहानियों में नहीं होती थी, रूमानी चीज़ें होती थी, हमने बात की आगे। अगले लेखक जो है वो है टर्मन मेलविले। इन्होंने नैतिक कहानियों को बड़े ही शिद्दत से रेखांकित किया। इन्होंने कहानी में नए प्रयोग किए। 19वीं शताब्दी में इनकी कहानियों को ज़्यादा महत्व नहीं मिला, परंतु 20वीं शताब्दी में इनकी कहानियों को सराहा गया। तो जो मेलविले थे, ये नैतिक कहानियों को इन्होंने महत्व दिया था। हमारे अगले लेखक हैं फीटर्स जेम्स ओब्रायन।
अगर पूरा नाम ना याद रहे तो ओब्रायन हम नाम केवल याद रखेंगे। ओब्रायन की कहानियाँ उत्सुकता और अभिरुचि के नए आयामों की तलाश करती है। इनके चिंतन का आधार दमनकारी समाज में समलैंगिकों को समलैंगिकों के लिए काफ़ी महत्व रखती है। हैरियट स्पारफोर्ड, इन्होंने स्त्री चिंताओं के सर देकर कहानी में नारीवादी आयाम जोड़ा। इनकी कहानी हर स्टोरी इन द सेलर, ये दो कहानी इनकी है। अब तक अमेरिका में कहानी का बाजार बनना शुरू हो गया था। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान यथार्थवाद ने कथा साहित्य पर प्रभुत्व स्थापित किया। अब यहाँ आम बोलचाल की भाषा लेखन का आधार बन रही थी। मार्क ट्वेन, इन्होंने ईमानदारी से जीवन के कठोर यथार्थ की अभिव्यक्ति पर जोर दिया। इन्होंने साधारण जनता की जमीनी भाषा का प्रयोग अपनी कहानियों में किया। अगले राइटर हैं विलियम फ्राकनर। फ्राकनर भी यथार्थवादी लेखक थे। इन्होंने भी साधारण जनता के समझ में आने वाले सामान्य भाषा का प्रयोग अपनी कहानियों में किया है। अगर हम यहाँ पे चाहें तो फ्राकनर का जो तुलना हम भारत के लेखक प्रेमचंद्र से कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक यथार्थवादी लेखक थे और उन्होंने भी साधारण जनता के समझ में आने वाली साधारण भाषा का प्रयोग किया था अपने लेखन में। अमेरिकी लेखिकाओं ने भी यथार्थवाद के लिए एक तरह से रास्ता बनाया। यहाँ पे अमेरिका की जो लेखिकाएं थी वो भी कम नहीं थी, उन्होंने भी लिखा है। इसमें स्टो की जो बात की तो इन्होंने अमेरिका में दास प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया। यथार्थवाद तथा साधारण व्यक्तियों के घरेलू जीवन को साहित्य का विषय बनाया। इनकी पुस्तक थी अंकल टॉम्स केबिन। उसके बाद कुक ने भी नई यथार्थवादी पद्धति को अपनी कहानियों में पाखंड की पोल खोलने और दमित जिंदगियों की खामोश त्रासदी को दर्शाने के लिए अपनाया। अपनी प्रसिद्ध कहानी टू लेट में इन्होंने न्यू इंग्लैंड के पारंपरिक ईसाई समाज में बेमेल विवाह और स्त्रियों के दमन की कटु आलोचना की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका मानी जाती हैं कुक, और इन्होंने भी स्त्रियों के लिए लिखा और जो स्त्रियों का जो बेमेल विवाह था उनके बारे में, और इनके जो दमन की, स्त्रियों को जो दबाए जाने की जो प्रयास था और सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उनका भी इन्होंने कटु आलोचना किया। एलिजाबेथ स्टुअर्ट फेल्प्स वार्ड ने सामाजिक विषयों पर आधारित कहानियां लिखी जो गरीब श्रमिकों के पक्ष में करुणा और न्याय की आवाज़ बुलंद करती है। रेबेका हार्डिंग डेविस तत्कालीन समाज में व्याप्त गरीबी का यथार्थ चित्रण करती हैं। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति के बाद भी स्त्री कहानीकारों ने कहानी में यथार्थवाद की स्थापना में निर्णायक भूमिका अदा की। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अमेरिकी कहानी में प्राकृतिकवाद की अभिव्यक्ति हुई। प्राकृतिकवादी कहानियों में महत्वपूर्ण है स्टीफन क्रेन की द ओपन बोट, फ्रैंक नारिस की अ डील इन विट, जैक लंदन की टू विल्ड ए फायर आदि। एक आंदोलन के रूप में प्राकृतिकवाद की उम्र अमेरिका में ज़्यादा लंबी नहीं रही। एक नए युग में संक्रमण, और ये संक्रमण का समय कहा गया जबकि दो तरह के जो धाराओं का जो मेल होता है उसको संक्रमण का समय कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में अमेरिकी कहानी में नए धरातल फूटे हैं। स्टीफन क्रेन के साथ अमेरिकी कहानी नए युग में प्रवेश करती है। क्रेन ने कहानी में आख्यान की विविध तकनीकों के साथ महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इन्होंने विसंगति, विडंबना और यथार्थ की प्रभाववादी अभिव्यंजना को कहानी की शैली में समावेशित किया। क्रेन ने दिल को छू लेने वाले ऐसे साधारण चरित्रों को रचा। अमेरिकी लेखिका केट चापिन ने अपनी कहानियों में आंचलिकता को सशक्त अभिव्यक्ति दी। अगर हम यहाँ पे जब आंचलिकता की बात करते हैं तो रेणु की बात करना भी सहज है। यहाँ पर मैं भारतीय परिदृश्य में रेणु तथा नागार्जुन की बात करूंगी जिन्होंने आंचलिकता की सशक्त अभिव्यक्ति दी। ये तो आधुनिक साहित्य की बात है। अगर भक्ति काल की बात करें तो सूरदास ने भ्रमर गीत में आंचलिकता की बात की है तथा ग्रामीण परिदृश्य का मनोहर विम्ब प्रस्तुत किया है। फ्रैंक नारिस और जैक लंदन 19वीं सदी के अंतिम दशक के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं।
ये दोनों प्राकृतिकवाद के पुरोधा थे। इन्होंने अमेरिकी बुर्जुआ समाज में पनपने वाली धन लोलुपता का चित्रण किया। 20वीं शताब्दी का आरंभ होते होते अमेरिका में कहानी एक महत्वपूर्ण जीवंत और लोकप्रिय विद्या के रूप में स्थापित हो चुकी थी। पाठकों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही थी। साहित्यिक पत्रों और किताबों में बाजार ने जीविकोपार्जन की सुरक्षा भी प्रदान कर दी थी। अमेरिका में इस सदी में बड़े पैमाने पर विकास हुआ। सभी के आरंभ में घोड़ागाड़ी का युग था, मगर अंत में सदी के आरंभ में घोड़ागाड़ी का युग था, अंत में तकनीकी विस्तार था, कंप्यूटर युग शुरू हो चुका था। साहित्य समाज का आईना होती है, अतः समाज के साथ साथ साहित्य में भी बदलाव आया। कहने का मतलब जो 20वीं शताब्दी था उसके आरंभ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या के रूप में कहानी उभर कर आया, और जो समाज का जो स्वरूप होता है वही हमारे साहित्य का भी स्वरूप होता है। तो इस तरह से जब देखते हैं कि ये समय जो था कंप्यूटर युग का हो चुका था और तकनीकी विस्तार यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो उसका कहानी पर भी प्रभाव पड़ा। तो हेमिंग्वे ने कहानी लेखन की आधुनिकतावादी पद्धति को अपनाया। इनकी कहानी के अधिकतर नायक अपने समय के घावों के शिकार हैं और उनमें से ज़्यादातर पारंपरिक मूल्यों में विश्वास खो चुकने के बाद जीने के नए तरीकों और व्यवहार की नई पद्धति की तलाश करते हैं। हेमिंग्वे ने नए विचारों को बड़ी परिपक्वता से अपनी कहानी में प्रस्तुत किया। उनकी कहानियों के विषय थे आत्महत्या, बेमेल विवाह, किशोरों में यौनिकता, गर्भपात। इन कठोर घरेलू तथा मनोवैज्ञानिक विषयों को आधार बनाया गया। विलियम फाकनर एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इन्होंने बहुत सी कहानियाँ भी लिखे। इन्होंने अपने लेखन शैली तथा कला वाचन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए। लोगों के मनोवैज्ञानिक विषय को कहानी का आधार बनाया। विस्थापन, युद्ध के संत्रास, चिंताएं, स्वप्न आदि का यथार्थ चित्रण किया। साल बेलो ने हताशा को झेलते बौद्धिक मनुष्य की जिजीविषा को, उनके संघर्षों को, मानवीय भावनाओं के महत्व के को बखूबी दर्शाया है। अपडाइक इनकी कहानियाँ अपनी प्रभावी गद्य शैली और यथार्थवाद के प्रति कटिबद्धता के लिए जानी जाती हैं। रेमंड कार्वर इन्होंने कहानी को नया आयाम दिया। कार्वर की कहानियाँ अपने शिल्प की साधारणता और सहजता के लिए जानी जाती है। इनके नायक श्रमिक वर्ग से आते हैं। शेरवुड कहानी में अनूठे प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। इस तरह से अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो देखते हैं कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के जो लेखन थे उसमें बहुत ही फ़र्क आया था। और अमेरिका में जो महिलाएं थी उन्होंने भी कहानी लेखन में अपना भरपूर सहयोग दिया था। और यहाँ पे हम अगर ये कहें कि अगर हम कोशिश करें तो थोड़ा सा बीच बीच में कहीं पे आंसर तो बहुत लंबा हो गया है, पर अगर लिखते समय इतनी बातें याद ना रहे तो हम इन्हीं नामों को और इनके जो पैटर्न था, लिखने का जो शैली था, कला था, उसको हम भारतीय साहित्य से भी अगर हम जोड़ कर बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपने परीक्षा की अच्छी तैयारी करें और आपको परीक्षा में सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो देखने के लिए और सराहने के लिए धन्यवाद।